तो वहाँ वर्षा ऋतु शीर्षक हो जाएगा। तो आइए बच्चों, पेज नंबर थोड़ा सा मैं आपको बुक से बताती हूँ जिसमें दिया गया है। वैसे ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकार से दोनों ही समझा देती हूँ, फिर आप घर पे हल कर सकते हो, फिर आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा कि ये कैसे किस प्रकार से हल होगा। तो आते हैं, एक गद्य का अर्थ दिया हुआ है यहाँ। देखिए, भारतवर्ष में प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसका कारण है कि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। जिस स्थान पर 2 या 3 व्यक्ति सुगमतापूर्वक रह सकते हैं, उसमें 10 से 12 व्यक्ति गुजारा करते हैं। आवासीय संकट के कारण छोटे छोटे भूखंड में पर छोटे छोटे मकान हैं। कुछ भवन ऐसे भी हैं जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती। पूरी स्थिति प्रदूषण की दी हुई है बच्चों। शुद्ध वायु सेवन तो उनके भाग्य में है ही नहीं। नगरों की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। गांव से शहर की ओर पलायन शहरों के जीवन को कष्टमय बनाता जा रहा है। कौन? गांव से शहर की ओर पलायन शहरों का जीवन कौन? जो आबादी बढ़ रही है वो आबादी कर रही है। ज्यों ज्यों नगर की संख्या का भार बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों यातायात के साधनों में प्रयुक्त ईंधन वातावरण को दूषित बना रहा है। चिमनियों से निकलता हुआ धुआं वातावरण की शुद्धता को नष्ट कर रहा है। नगरों के आवासीय व्यापारिक केंद्र एवं उद्योग धंधे के गढ़ बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वातावरण और अधिक तेजी से दूषित होता जा रहा है। तो इसमें किस बात की चर्चा की गई है? प्रदूषण की। भारत में प्रदूषण की समस्या या भारत में प्रदूषण। भारत में भी मत करिए, तभी से प्रदूषण करेंगे तब भी इसमें आएगा, क्योंकि पूरी समस्या उसी की से संबंधित है। तो यहाँ इन्होंने अपनी भाषा में करा है, आप अपनी भाषा में समझकर अब देखिए प्रश्न दिए हुए हैं। भारतवर्ष में कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? बच्चे, किसके विषय में बात की जा रही है? प्रदूषण। तो आप तुरंत आंसर लिख रहे हैं, कौन सी की जगह, कौन सी के स्थान पर आप प्रदूषण शब्द करेंगे। प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती है। कितना आसान है। सेकंड नंबर, नगरों की आबादी में निरंतर वृद्धि का क्या कारण है? क्योंकि गांव से लोग क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं, यानी वो छोड़कर वो शहर में बसते जा रहे हैं, जिससे कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वही उसी से हो रही है। थर्ड नंबर, बढ़ती हुई जनसंख्या का नगरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप अभी बताया था ना क्या हो रहा है। वहां से गांव से लोग नगर में आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, तो जनसंख्या वहां से घटकर और नगरों में, शहरों में बढ़ रही है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक प्रदूषण। शीर्षक मांगा है प्रदूषण के बारे में। तो इस प्रकार से आप सारे ये सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब आता है पद्य का नंबर। पद्य भी इसी प्रकार, जैसे कि मैंने बताया था कि एक सॉल्व भी है, इसको भी पढ़ के समझ सकते हो, और नहीं समझ में आता तो अभी हम समझा देते हैं। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। नथनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर, आंखों में हो गई रंगों की वर्षा, अनायास कह उठा दिल, वाह धन्य है बसंत ऋतु। मौसम ऋतु के अनुसार बदलते रहते हैं बच्चों। मौसम बहुत चेंज होता है। बसंत ऋतु का मौसम कितना अच्छा माना जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। लेकिन ये पद्य के रूप में जो दिया हुआ है, वो अब किस ऋतु का वर्णन किया गया है? आप तुरंत कह दोगे लास्ट में बसंत ऋतु दिया हुआ है, आप तुरंत आंसर लिख सकते हो बसंत ऋतु है। ये तो सॉल्व है, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ, मुझे मत दिखाइए, मैं बता देती हूँ। अब उसके बाद आपका देखिए, कवि का मन क्या देखकर तर्स हो रहा है? क्या रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, हर व्यक्ति का मन खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो मन की शांति प्रदान करती है, हम लोगों को प्रसन्नता का अनुभव कराती है। यही प्रकृति में बहुत कुछ है। गंध की लकीर से क्या अभिप्राय है? गंध, सुगंध,
वसंत ऋतु में जब फूल खिलेंगे तो अच्छी अच्छी सुगंध आएगी बच्चों। उसकी हमें जो आभास होता है, अनुभूति होती है, आभास होता है, वो क्या है हमारा गंध की लकीर की। वो अनुभव जो हम उस सुगंध का कर रहे हैं, जिस सुगंध का अनुभव हमें हो रहा है, वही हमारा उससे तात्पर्य है। उचित शीर्षक किसके बारे में बताया गया है? बसंत ऋतु। तो बच्चों अपठित में आपको आज हमने मौखिक अभिव्यक्ति, अपठित में भी कोई तनाव महसूस नहीं करेंगे, कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे, बिल्कुल लीजिए। फिर सुन लीजिए, अपठित में जो नीचे प्रश्न दिए गए होते हैं, ऊपर जो गद्य खंड या पद्य खंड जो भी होगा उसमें से आपको उत्तर छांटने हैं। अपनी ही भाषा में लिखना है, ये नहीं कि उन्हीं की भाषा में दें, अपनी ही भाषा में लिखना है। मीन्स कभी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि 2 लाइन को जोड़ के शॉर्ट करके लिखना होता है, वो आप उसी तरह से देखिए। ज़्यादा बड़े आंसर अपठित में नहीं होते। मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में मैंने कितना बताया कि हमें किस किस चीज में मौखिक अभिव्यक्ति हो सकती है, हम किस तरह के भाव से कर सकते हैं, लगातार बोलते हैं कि नहीं, रुकना नहीं चाहिए, हमें किस किस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति में चीज़ों से हमें मिलता है। हम कुछ भी देखिए, काव्य पाठ से ही मिलता है, समाचार पत्र से भी मिलता है, समाचार पढ़ के भी मिलता है, समाचार हम सुनते हैं फिर दूसरे को बताते हैं, वो भी मौखिक अभिव्यक्ति है। टेलीफोन पे हम बात करते हैं, वो भी मौखिक अभिव्यक्ति है। तो ये अभिव्यक्ति मीन्स जो हम महसूस करके जो हम बोलते हैं, लेक्चर है, भाषण दे रहे हैं, हम सोच सोच के नहीं बोलेंगे, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। किसी से फोन पे आप लोग सामान्यतः जैसे बात करते हो तो आपको मालूम है क्या टॉपिक है, क्या बात, किसके संबंध में बात की जा रही है, तो लगातार आप वही आंसर दोगे जैसे देना है, जितना देना है, यानी कि लगातार निरर्थक बातों को प्रयोग वो करें। तो इनकी मौखिक अभिव्यक्ति दोबारा इसलिए बता रहे बच्चे भूल ना जाएं, क्योंकि इसमें मैंने 2 चैप्टर लिए हैं। तो काव्य पाठ, कविता पाठ लिटरेचर में यानी हिंदी साहित्य में कविता भी होती है और लेख भी होते हैं, कहानी भी होती है, नाटक भी होते हैं, सब चीज़ का समावेश होता है, तब एक वो हिंदी साहित्य की पुस्तक होती है। काव्य पाठ, कविता का पाठ करेंगे तो बड़ा अच्छे से करा हुआ, क्योंकि वो हमें याद होनी चाहिए, हमें उसमें रुकना नहीं है, अच्छे से हमें बड़ा अच्छी तरह से उसे सुनाना चाहिए। ये मौखिक, क्योंकि आपके रीडिंग रेसिटेशन का होता है तो आप कितनी अच्छी तरह से सुनाते हैं कक्षा में, फिर आपको अंक प्राप्त होते हैं। टेलीफोन वाली मैंने बताया, टेलीफोन पे बात होती है, आप किस तरह से बताते हैं, सारी बात का जवाब सही देते हैं। कहानी कहना, किसी कहानी का हम कहेंगे तो बच्चों आज कोई कहानी सुनाओ, तो आप आके सुनाओगे, आपको अच्छी प्रकार से तैयार है तो आप सुना दोगे, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। समाचार, कहीं से भी समाचार हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। समाचार वाचन अखबार द्वारा ही होता है। समाचार दूरदर्शन में भी आता है, आपने देखा होगा, बोलते भी हैं और नीचे लिखा हुआ आता है, तो उसे भी पढ़ सकते हो। समाचार वाचन भाषण के द्वारा मैंने बताई दिया। किसी घटना का वर्णन, अभी कुछ घटना घटित हो जाती है, वहां से कुछ व्यक्ति आ रहे हैं और आपने पूछा कि वहाँ क्या हो गया, तो पूरी विधिवत वो पूरा बताएगा घटना का वर्णन एकदम, ये नहीं सोच सोच के, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके सामने की घटना है, तो वो पूर्ण रूप से बिना रुके बता सकता है, बहुत आराम से उसकी जानकारी दे सकता है। चुटकुले भी सुना सकते हैं, यानी वर्णन तो हम मौखिक में बहुत सारे कर सकते हैं, कहानी भी है, चुटकुले भी है, चित्र वर्णन, कार्यक्रम संचालन जैसे अनाउंसमेंट करते हैं, तो एंकरिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो भी कर सकते हैं। अंताक्षरी में भी देखो नाम आता है अक्षर लास्ट का, उससे फिर प्रारंभ करते हैं, आप सुनाते हैं, अटक जाते हैं तो पॉइंट कट जाते हैं। तो यहाँ ये मौखिक अभिव्यक्ति के ही सारे रूप हैं, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझिए। और हाफरली पाठ्यक्रम यानी अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये दोनों चैप्टर मैंने इसीलिए बताए हैं कि आगे और है, समय भाव अधिक है। थैंक्स बच्चों। तो वहाँ वर्षा ऋतु शीर्षक हो जाएगा। तो आइए बच्चों, पेज नंबर थोड़ा सा मैं आपको बुक से बताती हूँ जिसमें दिया गया है। वैसे ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकार से दोनों ही समझा देती हूँ, फिर आप घर पे हल कर सकते हो, फिर आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा कि ये कैसे किस प्रकार से हल होगा।
तो आते हैं, एक गद्य का अर्थ दिया हुआ है यहाँ। देखिए, भारतवर्ष में प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसका कारण है कि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। जिस स्थान पर 2 या 3 व्यक्ति सुगमता पूर्वक रह सकते हैं, उसमें 10 से 12 व्यक्ति गुजारा करते हैं। आवासीय संकट के कारण छोटे छोटे भूखंड में पर छोटे छोटे मकान हैं। कुछ भवन ऐसे भी हैं जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती। पूरी स्थिति प्रदूषण की दी हुई है बच्चों। शुद्ध वायु सेवन तो उनके भाग्य में है ही नहीं। नगरों की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। गांव से शहर की ओर पलायन शहरों के जीवन को कष्टमय बनाता जा रहा है। कौन? गांव से शहर की ओर पलायन शहरों का जीवन कौन? जो आबादी बढ़ रही है वो आबादी कर रही है। ज्यों ज्यों नगर की संख्या का भार बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों यातायात के साधनों में प्रयुक्त ईंधन वातावरण को दूषित बना रहा है। चिमनियों से निकलता हुआ धुआं वातावरण की शुद्धता को नष्ट कर रहा है। नगरों के आवासीय व्यापारिक केंद्र एवं उद्योग धंधे के गढ़ बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वातावरण और अधिक तेजी से दूषित होता जा रहा है। तो इसमें किस बात की चर्चा की गई है? प्रदूषण की। भारत में प्रदूषण की समस्या या भारत में प्रदूषण। भारत में भी मत करिए, तब भी सही है। प्रदूषण करेंगे तब भी इसमें आएगा, क्योंकि पूरी समस्या उसी की से संबंधित है। तो यहाँ इन्होंने अपनी भाषा में करा है, आप अपनी भाषा में समझकर अब देखिए प्रश्न दिए हुए हैं। भारतवर्ष में कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? मुझे किसके विषय में बात की जा रही है? प्रदूषण। तो आप तुरंत आंसर लिख रहे हैं, कौन सी की जगह, कौन सी के स्थान पर आप प्रदूषण शब्द करेंगे? प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती है। कितना आसान है। सेकंड नंबर, नगरों की आबादी में निरंतर वृद्धि का क्या कारण है? क्योंकि गांव से लोग क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं, यानी वो छोड़कर वो शहर में बसते जा रहे हैं, जिससे कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वही उसी से हो रही है। थर्ड नंबर, बढ़ती हुई जनसंख्या का नगरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप अभी बताया था ना क्या हो रहा है। वहां से गांव से लोग नगर में आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, तो जनसंख्या वहां से घटकर उन नगरों में, शहरों में बढ़ रही है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक प्रदूषण है। शीर्षक मांगा है प्रदूषण के बारे में। तो इस प्रकार से आप सारे ये सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब आता है पद्य का नंबर। पद्य भी इसी प्रकार, जैसे कि मैंने बताया था कि एक सॉल्व भी है, इसको भी पढ़ के समझ सकते हो, और नहीं समझ में आता तो अभी हम समझा देते हैं। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। नथनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर, आंखों में हो गई रंगों की वर्षा, अनायास कह उठा दिल, वाह धन्य है बसंत ऋतु। मौसम ऋतु के अनुसार बदलते रहते हैं बच्चों। मौसम बहुत चेंज होता है। बसंत ऋतु का मौसम कितना अच्छा माना जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। लेकिन ये पद्य के रूप में जो दिया हुआ है, वो अब किस ऋतु का वर्णन किया गया है? आप तुरंत कह दोगे लास्ट में बसंत ऋतु दिया हुआ है, आप तुरंत आंसर लिख सकते हो बसंत ऋतु है। ये तो सॉल्व है, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ, मुझे मत दिखाइए, मैं बता देती हूँ। अब उसके बाद आपका देखिए, कवि का मन क्या देखकर तर्स हो रहा है? क्या रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, हर व्यक्ति का मन खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो मन की शांति प्रदान करती है, हम लोगों को प्रसन्नता का अनुभव कराती है। यही प्रकृति में बहुत कुछ है। गंध की लकीर सी से क्या अभिप्राय है? गंध, सुगंध। वसंत ऋतु में जब फूल खिलेंगे तो अच्छी अच्छी सुगंध आएगी बच्चों की। उसकी हमें जो आभास होता है, अनुभूति होती है, आभास होता है, वो क्या है हमारा? गंध की लकीर की वो अनुभव जो हम उस सुगंध का कर रहे हैं, जिस सुगंध का अनुभव हमें हो रहा है, वही हमारा उससे तात्पर्य है। उचित शीर्षक किसके बारे में बताया गया है? बसंत ऋतु।
तो बच्चों अपठित में आपको आज हमने मौखिक अभिव्यक्ति, अपठित में भी कोई तनाव महसूस नहीं करेंगे, कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। बिल्कुल लीजिए, फिर सुन लीजिए। अपठित में जो नीचे प्रश्न दिए गए होते हैं, ऊपर जो गद्य खंड या पद्य खंड जो भी होगा उसमें से आपको उत्तर छांटने, अपनी ही भाषा में लिखना है, ये नहीं कि उन्हीं की भाषा में दें, अपनी ही भाषा में लिखना है। मीन्स कभी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि 2 लाइन को जोड़ के शॉर्ट करके लिखना होता है, वो आप उसी तरह से देखिए, ज़्यादा बड़े आंसर अपठित में नहीं होते। मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में मैंने कितना बताया कि हमें किस किस चीज में मौखिक अभिव्यक्ति हो सकती है, हम किस तरह के भाव से कर सकते हैं, लगातार बोलते हैं कि नहीं, रुकना नहीं चाहिए, हमें किस किस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति में चीज़ों से हमें मिलता है। हम कुछ भी देखिए, काव्य पाठ से भी मिलता है, समाचार पत्र से भी मिलता है, समाचार पढ़ के भी मिलता है, समाचार हम सुनते हैं फिर दूसरे को बताते हैं, वो भी मौखिक अभिव्यक्ति है। टेलीफोन पे हम बात करते हैं, वो भी मौखिक अभिव्यक्ति है। तो ये अभिव्यक्ति मीन्स जो हम महसूस करके जो हम बोलते हैं, लेक्चर है, भाषण दे रहे हैं, हम सोच के नहीं बोलेंगे, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। किसी से फोन पे आप लोग सामान्यतः जैसे बात करते हो तो आपको मालूम है क्या टॉपिक है, क्या बात, किसके संबंध में बात की जा रही है, तो लगातार आप वही आंसर दोगे जैसे देना है, जितना देना है, यानी कि लगातार निरर्थक बातों को वो करें। तो इनकी मौखिक अभिव्यक्ति दोबारा इसलिए बता रहे बच्चे भूल ना जाएं, क्योंकि इसमें मैंने 2 चैप्टर लिए हैं। तो काव्य पाठ, कविता पाठ लिटरेचर में यानी हिंदी साहित्य में कविता भी होती है और लेख भी होते हैं, कहानी भी होती है, नाटक भी होते हैं, सब चीज़ का समावेश होता है, तब एक वो हिंदी साहित्य की पुस्तक होती है। काव्य पाठ, कविता का पाठ करेंगे तो बड़ा अच्छे से करा हुआ, क्योंकि वो हमें याद होनी चाहिए, हमें उसमें रुकना नहीं है, अच्छे से हमें बड़ा अच्छी तरह से उसे सुनाना चाहिए। ये मौखिक, क्योंकि आपके रीडिंग रेसिटेशन का होता है तो आप कितनी अच्छी तरह से सुनाते हैं कक्षा में, फिर आपको अंक प्राप्त होते हैं। टेलीफोन वाली मैंने बताया, टेलीफोन में बात होती है, आप किस तरह से बताते हैं, सारी बात का जवाब सही देते हैं। कहानी कहना, किसी कहानी का हम कहेंगे तो बच्चों आज कोई कहानी सुनाओ, तो आप आके सुनाओगे, आपको अच्छी प्रकार से तैयार है तो आप सुना दोगे, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। समाचार, कहीं से भी समाचार हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समाचार वाचन अखबार द्वारा ही होता है। समाचार दूरदर्शन में भी आता है, आपने देखा होगा, बोलते भी हैं और नीचे लिखा हुआ आता है, तो उसे भी पढ़ सकते हो। समाचार वाचन, भाषण के द्वारा मैंने बताई दिया, किसी घटना का वर्णन, अभी कुछ घटना घटित हो जाती है, वहां से कुछ व्यक्ति आ रहे हैं और आपने पूछा कि वहाँ क्या हो गया, तो पूरी विधिवत वो पूरा बताएगा घटना का वर्णन एकदम, ये नहीं सोच के, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके सामने की घटना है, तो वो पूर्ण रूप से बिना रुके बता सकता है, बहुत आराम से उसकी जानकारी दे सकता है। चुटकुले भी सुना सकते हैं, यानी वर्णन तो हम मौखिक में बहुत सारे कर सकते हैं, कहानी भी है, चुटकुले भी है, चित्र वर्णन, कार्यक्रम संचालन जैसे अनाउंसमेंट करते हैं, तो एंकरिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो भी कर सकते हैं। अंताक्षरी में भी देखो नाम आता है अक्षर लास्ट का, उससे फिर प्रारंभ करते हैं, आप सुनाते हैं, अटक जाते हैं तो पॉइंट कट जाते हैं। तो यहाँ ये मौखिक अभिव्यक्ति के ही सारे रूप हैं, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझिए। और हाफरली पाठ्यक्रम यानी अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये दोनों चैप्टर मैंने इसीलिए बताए हैं कि आगे और है, समय अभाव अधिक है। थैंक्स बच्चों।